हेलो एंड वेलकम। स्टैटिक मित्र पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो एग्जाम में जो 17 टॉपिक दिए गए हैं इकोनॉमी के, वो एग्रीकल्चर के और आर्थिक विकास के, उसमें आपके पर्टिकुलर एक एक जो टॉपिक है पर्टिकुलर एक वीडियो में कवर करूँगा मैं। वीडियो का एग्ज़ाम ऑलमोस्ट एक महीना है अभी आपके पास में, तो ऑलमोस्ट ये चीज़ें आपको अगर वैसे कवर हो गई होंगी, बट कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें कंपाइल्ड एक जगह नहीं मिल पाती या फिर रिवीजन में दिक्कतें आती है। तो आई थिंक ये सबसे बेस्ट वे है कि यूट्यूब के जरिए इस चीज़ को कवर किया जा सकता है, और मैं उसी चीज़ के लिए काम कर रहा हूँ। सो ये अपने 17 लेक्चर होंगे। बेसिकली कंटेंट बहुत ही रिफाइन तरीके से मैं बना रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें कंपाइल करके एक जगह में लेके आ जाऊँगा, ताकि रिवीजन में लास्ट टाइम में आपको जो है प्रॉब्लम नहीं हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन जो हेडिंग जो आपका सिलेबस दिया गया है उसको देख लेते हैं। राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक विकास के जो टोटल ये पूरा जो 30 मार्क्स का जो एक पूरा पेज है, इसको अपन कवर करेंगे। इसमें ऑलमोस्ट आप गिनोगे तो 17 टॉपिक आपके इसमें है, और पहला जो आज का लेक्चर होगा वो बेसिकली राजस्थान के खाद्य और व्यावसायिक फसलों के बारे में होगा। बाकी टॉपिक दिए गए इसमें कृषि और आधारित उद्योग, ये वैसे ये एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड, ये कृषि के साथ में आ जाता है। बाकी वृहद सिंचाई नदी घाटी परियोजनाएं, बंजर भूमि सूखा विकास क्षेत्र परियोजनाएं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उद्योगों का विकास, ऐसे करके आपके टोटल है 17 टॉपिक इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो अपन इनको एक 1 बाय 1 कवर करते जाएंगे। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और इससे आपकी कवर भी हो जाएगी, और आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा लास्ट में, देखिए इस चीज़ से आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सो नाउ अपन स्टार्ट करते हैं। और एक लास्ट चीज़ मैं आपको बता दूं इसमें कि अगर आपको इस चीज़ की पीडीएफ चाहिए तो आपको डेफिनेटली ये मैं प्रोवाइड कराऊंगा। आप @स्टैटिक मित्रा, जो चैनल का नाम है स्टैटिक मित्रा, इसी नाम से आप अगर सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो आपको ये चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आप अपन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है राजस्थान की खाद्य फसलें और राजस्थान की खाद्य एवं व्यावसायिक फसलें। तो सबसे पहले अपन एग्रीकल्चर को समझते हैं। तो एग्रीकल्चर को जब समझेंगे तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात आती है। एग्रीकल्चर दरअसल क्या होता है? तो कृषि या एग्रीकल्चर मानव उपयोग, आर्थिक विकास, आर्थिक लाभ के लिए मिट्टी पर फसलें उगाने और पशुधन पालने की विज्ञान, कला और अभ्यास है। इसमें भूमि तैयार करना, पौधों और जानवरों की खेती, खाद्य एवं उद्योग और अन्य उपयोगी उत्पादों जैसे फाइबर और ईंधन का उत्पादन भी शामिल है। तो बेसिकली आपकी एग्रीकल्चर की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को ये जनरली मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, इसकी कोई वैसे नीड नहीं है, बट हाँ अपन जो कि प्रिपेयर थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ी आइस ब्रेकिंग हो जाए, इसलिए मैं बता दिया आपको। ठीक है, नाउ सबसे पहले एग्रीकल्चर की डेफिनेशन जानने के बाद अपन देखते हैं कि एग्रीकल्चर कितने टाइप की होती है। तो फर्स्ट यहाँ पे 4 टाइप की एग्रीकल्चर दी हुई है। ठीक है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। मोनोकल्चर जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है कि मोनोकल्चर मतलब एक फसल। देखो इसमें डेफिनेशन में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक ही साल में एक ही जगह पर अगर एक ही फसल हो रही तो उसको मोनोकल्चर बोलेंगे अपन। ड्यूकोकल्चर में क्या होगा? 2 होगा। एक ही साल में एक ही जगह अगर 2 फसलें उत्पादित होती है तो उसको ड्यूकोकल्चर बोलते हैं। ठीक है, नाउ तीसरा है कि जब 3 फसलें हो जाए एक ही जगह एक ही साल में तो उसको ओलिगोकल्चर बोलते हैं। और रिले मतलब 4 फसलें अगर एक साल में होती है एक ही जगह पे तो उसको रिले फार्मिंग बोलते हैं या रिले कल्चर बोलते हैं। ठीक है, आप जानते हो कि 12 महीने होते हैं एक साल के अंदर, उसमें 3-3 महीने का पीरियड होता है ना। 3 × 4 = 12। तो अगर 4 फसलें हो जाती है तो ओलिगोकल्चर बोलते हैं। ऐसे आप देख सकते हो कि इसमें 3 महीने का पीरियड होगा हर एक फसल के साथ में। इसमें एक ही फसल 12 महीने तक होती है, इसमें 6-6 महीने की होती है। ठीक है, इसमें होगी 4-4 महीने का गैप। ठीक है, आप समझ सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, नाउ अपन मूव करते हैं कि कुछ डेफिनेशन ऐसी होती है जो अपने को पूछ ली जाती है कभी कभी कि मिश्रित जो बेसिकली मिश्रित कृषि क्या होती है। मिश्रित कृषि बेसिकली जिसमें कृषि और पशुपालन होता है उसको मिश्रित कृषि बोलते हैं अपन। ठीक है, जो मिक्स्ड फार्मिंग होती है बेसिकली वो क्या होती है? मिक्स्ड फार्मिंग में आपके कृषि और पशुपालन दोनों ही एक साथ किए जाते हैं। बारानी कृषि ऐसी होती है। देखो बारानी नाम थोड़ा सा डिफरेंट है इसका, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन भी हो जाता है। अगर आपने नहीं पढ़ा, अगर आपके ऑप्शन में एक क्वेश्चन आ गया तो आपको कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। बारानी कृषि मतलब 12 महीने, ऐसा कुछ साउंड ऐसा करता है, बट दरअसल ये चीज़ अलग है। बारानी कृषि का मतलब होता है कि जो कृषि असिंचित क्षेत्रों में की जाती है, जो कृषि असिंचित क्षेत्रों में की जाती है, दरअसल जहाँ पानी की उपलब्धता कम होती है वहाँ की जाती है, और जो पूर्णतः वर्षा पर निर्भर होती है, पूर्णतः रेन पे ही डिपेंड होती है, वो उसको बारानी कृषि बोलते हैं। बेसिकली 2 टाइप की होती है, शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि। ठीक है, क्योंकि बारिश पर डिपेंडेंट है तो बारिश को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जहाँ पे पानी होता है और जहाँ पानी नहीं होता है। ठीक है, तो शुष्क कृषि आपकी बेसिकली जैसलमेर और बीकानेर में होती है। जानती हैं ये रेगिस्तान के इलाका है और रेगिस्तान के जिले हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली शुष्क कृषि पाई जाती है। और आर्द्र कृषि के अंदर हाड़ौती का क्षेत्र जो बेसिकली 12, झालावाड़, कोटा और बूंदी का क्षेत्र है, ये बेसिकली आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे आर्द्र कृषि की जाती है। तो ये आपका बारानी कृषि भी हो गया। ठीक है, नाउ अगले पे मूव करते हैं। तो देखो स्थानांतरित कृषि बेसिकली क्या होती है? नाम से पता लग रहा है कि स्थानांतरित मतलब स्थान परिवर्तित कर करके एक जगह से दूसरी जगह, कभी थोड़ी जगह थोड़े टाइम तक यहाँ कृषि एक जगह यहाँ पे कृषि कर ली,
पर्टिकुलरली इस जगह पे कृषि की, फिर इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया, ये जगह मूव कर गए, यहाँ पे कृषि की, फिर इस जगह को मूव छोड़ दिया, फिर वापस इस जगह कृषि की और वापस अब इस जगह चले गए। तो इस तरह स्थानांतरित स्थान चेंज कर करके कृषि जो की जाती है उसको स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। अब इसके डेफिनेटली बहुत सारे नाम हैं, ये पूरे ऑल ओवर द ग्लोब, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये जो ये कृषि की जाती है, ये बेसिकली ट्राइब्स द्वारा की जाती है, जनजाति जितनी भी होती है उनके द्वारा ये कृषि की जाती है। तो राजस्थान में इस कृषि का बहुत सारे इसके डिफरेंट अलग अलग ग्लोबल रीजन्स में वैश्विक स्तर पर इसके अलग अलग नाम हैं। तो राजस्थान में इसको वालरा बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राजस्थान में इसको वालरा बोलते हैं। ये कृषि डेफिनेटली उदयपुर के क्षेत्र में चूँकि जनजातियाँ ज़्यादा पाई जाती है तो वहीं पर की जाती है वालरा। एक चीज़ आपको ये देखने को मिलेगी, कई बार पूछा जाता है कि जो पहाड़ों पर की जाती है, पहाड़ी के ऊपर जहाँ समतल भूमि होती है वहाँ की जाती है उसको चिमाता बोलते हैं, और जो नीचे पहाड़ी की जो समतल भूमि होती है, पहाड़ी की जो बेसिकली बेस होता है वहाँ पे की जाती है उसको दजिया बोलते हैं। ठीक है, नाउ आपको भारत में इस कृषि के विभिन्न नाम देखने को मिलेंगे जो मैं आपको यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत में जो उसको झूम बोलते हैं, झूम बोलते हैं। झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत में बोलते हैं। उत्तर पूर्वी भारत का मतलब अगर अपन भारत का मैप बनाए यहाँ पे तो आपका ये प्यारा सा भारत है यहाँ पे, सॉरी मैप थोड़ा इसको सेंड करिएगा। मैप जो है मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको ठीक से बनाने की वजह से। तो ये आपका भारत हो गया, ये जो एरिया है इसमें इसको झूम बोलते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड इलाका जो अंबिका है उसके अंदर इसका बीवर बोलते हैं, बीवर या डहियर। दीपा छत्तीसगढ़ के अंदर बोला जाता है झूम कृषि को या स्थानांतरित कृषि को। जारा एवं एरबा इसको दक्षिण भारत में बोलते हैं। बत्रा दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसको बत्रा बोलते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, ये राजस्थान का इलाका बेसिक दक्षिण पूर्वी राजस्थान का, इसमें इसको बत्रा बोलते हैं। मोस्टली तो है, अदरवाइज राजस्थान में इसको वालरा ही बोलते हैं ना, वो ध्यान रखना है। ठीक है ना, ओडिशा के अंदर इसको कमान, विंगा, पोडू, धावी, ये इसके नाम है। ओडिशा के अंदर इनको तीन चार नामों से जाना जाता है, कमान, विंगा, पोडू, धावी। ठीक है ना, विश्व में इसके बहुत सारे इसके नाम हैं। बहुत बार मैचिंग पूछता है क्योंकि आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट भी इसके अंदर है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट भी वीडियो के अंदर है, तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो विश्व में देखो रे जो नाम है इसका वियतनाम और लाओस के अंदर है। रे जो नाम है इसका वियतनाम और लाओस के अंदर है। ठीक है, एक सेकेंड इसको छोटा करते हैं। हाँ, सो मिल्पा इसका नाम मेक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा नाम से कहाँ जानी जाती है, मेक्सिको और मध्य अमेरिका में। रोको या रोका ये ब्राज़ील के अंदर जानी जाती है, रोका नाम से ब्राज़ील के अंदर जानी जाती है। लेदांग जावा इंडोनेशिया के अंदर जानी जाती है। तमराई थाईलैंड के अंदर जानी जाती है। मसोले कोंगो के अंदर जानी जाती है। तुंग्यार म्यांमार बर्मा के अंदर जानी जाती है। और हुमा जावा इंडोनेशिया। देखो मैं हर चीज़ का यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ छूटे नहीं आपका और एक ही जगह आपको सारी चीज़ें मिल जाएँ, इसलिए मैंने हर चीज़ मेंशन करी भी इसमें। आप इसको देखो, आपको यूँ फील नहीं होगा कि चीज़ें कम हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आप देखते रहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं तो फसलें। अब अपन करेंगे स्टार्ट फसलें। ठीक है, कुछ नोट मैंने ऐसे डाले हुए हैं जो ऐसे ही रैंडमली ये आप अपने को ऐसे याद होते रहें। तंबाकू एक पेय फसल है। तंबाकू खाने के लिए अपन अगर देखो तंबाकू एक पेय पदार्थ है, ये ध्यान रखना है। ये नोट इसलिए डाला क्योंकि थोड़ा सा आश्चर्यचकित करता है कि तंबाकू कैसे पेय पदार्थ हो सकता है, बट ये पेय फसल है, ध्यान रखना है इसको ना। अगर अपन देखें फसलें बेसिकली 3 टाइप की हैं, खरीफ की फसल, फिर रबी की फसल और फिर जायद की फसल। ठीक है, तो बुआई का समय जो खरीफ की फसल का होता है जून और जुलाई के अंदर। ठीक है, और कटाई का समय सितंबर अक्टूबर के आसपास में होता है। इसके कई नाम है ना। रबी का टाइम जो होता है अक्टूबर नवंबर के आसपास में रबी की फसल बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, मतलब सर्दी के अंदर यह आपका ऑलमोस्ट गर्मी खत्म हो जाती है। वैसे वर्षा ऋतु की फसल होती है खरीफ वाली, और जायद आपका ऑलमोस्ट गर्मी के अंदर होती है। ठीक है ना, यहाँ पे एक चीज़ ये है कि खरीफ की फसल के कोई बहुत सारे नाम हैं। चूँकि वर्षा ऋतु की फसल होती है, वर्षाकालीन इसका उपनाम है, इसको श्यालू भी बोलते हैं और इसको सावणी फसल भी अपन बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, वर्षाकालीन, श्यालू और सावणी फसल। ना रबी की फसल शीतकाल में बोई जाती है और इसको उनालू बोलते हैं। देखो सर्दी के अंदर गर्मी का नाम है उनालू, और यहाँ पे जो बेसिकली गर्मी खत्म होते होते वर्षा स्टार्ट होती है तो इसको शालू बोलते हैं। शालू खरीफ की फसलों को बोलते हैं, उनालू जो है रबी की फसलों को बोलते हैं। जायद की फसलों को कोई नाम नहीं है, जायद की फसलों का नाम जायद ही है। देखो अब यहाँ पे कुछ कभी को ऑप्शन में क्या देते हैं वो कि फसलों के नाम दे देंगे, उनमें पूछेंगे इनमें खरीफ की फसलें छांटिए और रबी की फसलें छांटिए। तो मक्का की जो खरीफ की फसलें होती है वो कौन कौन सी होती है, मक्का, जवार, बाजरा, फिर तिल, सोयाबीन, मूंगफली, अरहर, उड़द, मूंग, मोठ, कपास, लोबिया एंड अरंडी। ठीक है, ये आपकी खरीफ की फसलें हो गई। ठीक है, नाउ
रबी की फसलों में चलते हैं तो गेहूँ, जौ और आलू, ठीक है। चना, मटर, मसूर, राई, धनिया और सौंफ, मेथी, इसबगोल, अफीम, तारामीरा, सरसों और राई, अलसी। नाउ ये आपकी रबी की फसलें हो गई। इसके बाद आती है जायद की फसलें, जिनमें बैंगन, लौकी, तुरई, करेला, टिंडा, खीरा, ककड़ी और तरबूज। ये आपकी कौन सी फसलें हो जाएंगी? जायद की फसलें हो जाएंगी। ये आप इनको अपने डेस्क पे चिपका के रख लीजिए ताकि ये चीज़ें आपको याद हो जाएं, है ना, और लास्ट में कन्फ्यूजन नहीं हो। कुछ चीज़ें जैसे मैं नोट करा देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि आपको आलू के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। आलू की जो फसल है बेसिकली कौन सी है? आलू की फसल रबी में आती है, ठीक है। ईसबगोल आपको पता होना चाहिए, ये रबी की फसल में आती है, ठीक है। अलसी भी आपको पता होना चाहिए, रबी की फसल में आती है। अलसी रबी की फसल है, अरंडी फसल जो है खरीफ की है, ठीक है। इसके बाद मोठ, लोबिया, ये आपका खरीफ की फसलों में आती है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपको याद है, जो चीज़ याद नहीं हो पाती उनके बारे में बता रहा हूँ मैं। मेथी भी आपकी रबी की फसल में आती है, ठीक है। राई, धनिया आपका रबी की फसल में आता है। सौंफ भी रबी की फसल में आएगा, ठीक है। तारामीरा, सरसों और राई, ये सब चीज़ें तो राई, सरसों और तारामीरा ये तो आपको वैसे ध्यान रहता है, कलेक्टिवली याद करते हैं, इनको अपन एक साथ याद कर सकते हैं, ठीक है। नाउ ये तो आपकी कौन सी होगी? खाने की, जो पानी से बेसिकली पानी की पैदावार, पानी से ज़्यादा पैदा होती है फसलें, ठीक है। तो ये तो सब्जियाँ होंगी सारी टोटली, है ना, सलाद एंड सब्जियाँ ये इसमें होगी। नाउ नेक्स्ट में मूव करते हैं। तो कृषि के वैज्ञानिक नाम, है ना, बहुत सारी कृषियों के नाम होते हैं, उनको याद करना ही बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो नाउ विटीकल्चर जो होता है बेसिकली आपके अंगूरों की खेती से रिलेटेड है। विटीकल्चर होता है अंगूरों की खेती से रिलेटेड। पोमोलॉजी आपके फल उत्पादन से संबंधित होता है। ओलेरीकल्चर सब्जियों के उत्पादन से होता है। पीसीकल्चर ध्यान सब जानते हैं, मछली के उत्पादन के से रिलेटेड है ये। एपीकल्चर मधुमक्खी के रिलेटेड है, मधुमक्खी पालन से रिलेटेड है। सिल्वीकल्चर आपके वनों की कृषि से रिलेटेड है। हॉर्टिकल्चर आपके बागवानी या फलों की खेती से रिलेटेड है। फ्लोरिकल्चर पता, जैसे किसी नाम से पता लग रहा है, फूलों की खेती से रिलेटेड है। वर्मिकल्चर आपके केंचुआ पालन से रिलेटेड है। वर्मिकल्चर मतलब केंचुआ। वोम्स जो होते हैं, वोम्स आपको पता ही है, वोम उसका नाम, वो जो होते हैं बेसिकली वो मैंने कीड़े होते हैं, बेसिकली केंचुए बोलते हैं, जो इस तरह के होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपके आता है ओलिविकल्चर। ओलिविकल्चर होती है सब्जी के उत्पादन से रिलेटेड है, सब्जी के उत्पादन। सेरिकल्चर रेशम के उत्पादन से रिलेटेड है। और पीसीकल्चर मछली के उत्पादन से रिलेटेड है, ठीक है ना। इसके बाद जो आती है चीज़ें कि महत्वपूर्ण क्रांतियाँ कौन कौन सी हुई है, जो कृषि के क्षेत्र में मुख्य क्रांतियाँ कौन कौन सी है, ठीक है। गुलाबी क्रांति प्याज और औषधि से रिलेटेड गुलाबी क्रांति। लाल क्रांति मांस और टमाटर, ये रेड होते हैं, पता लग जाता है। वैसे कुछ चीज़ें आपको थोड़ा याद करनी पड़ती है, बाकी चीज़ें आपको याद पता हो ही जाती है। लाल क्रांति रेड है तो रेड टमाटर होता है और रेड मांस भी होता है ना। येलो क्रांति या पीली क्रांति आपके तिलहन से रिलेटेड है, ठीक है, येलो ऑयल होता है, आपको पता लग जाता है। नीली क्रांति आपके मत्स्य पालन से रिलेटेड है। हरित क्रांति हरा फसल उत्पादन को बढ़ाने से रिलेटेड है। सुनहरी क्रांति आपके बागवानी से रिलेटेड है। और स्वर्ण रेशा क्रांति आपके झूठ से है। सुनहरी क्रांति को कभी कभी अपन झूठ से रिलेटेड कर देते हैं, तो वो चीज़ नहीं है। सुनहरी क्रांति आपकी बागवानी से रिलेटेड है और स्वर्ण रेशा क्रांति आपके झूठ से है। रजत क्रांति आपके अंडों के उत्पादन से है। अंडों के उत्पादन से। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास से रिलेटेड है। गोल क्रांति आपकी आलू से रिलेटेड है। सेफ्रॉन क्रांति केसर के उत्पादन से रिलेटेड है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से रिलेटेड है, ठीक है, अमृत क्रांति। बादामी क्रांति आपके मसाला उत्पादन से रिलेटेड है और काली क्रांति आपके पेट्रोलियम से उत्पादन से रिलेटेड है, ठीक है नाउ। इसके बाद अपन मूव करेंगे। देखो कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, जब बार बार इन चीज़ों को रिपीट कर जाओगे तो आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। वैसे आपने रिवीजन कर लिया होगा, चीज़ें आपने देख भी ली होंगी, बट फिर फाइनल टच के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है नाउ। अब चूँकि टॉपिक भी अपना कौन सा है, राजस्थान की खाद्य एवं व्यावसायिक फसलें, तो खाद्य और व्यावसायिक फसलों को डेफिनेटली अलग पढ़ना उनको जरूरी है। तो अपन खाद्य फसलें सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली खाद्य फसल आपके पास बाजरा, ठीक है। बाजरा का अपन बाजरा को जब पढ़ेंगे तो पहली बात तो बाजरा कौन सी फसल है, खरीफ की फसल है, ठीक है। इसके बाद ये 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी पैदावार होने के लिए ये है, इसको चाहिए होता है 35 से 40 डिग्री जो टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर। रेतीली मृदा में ये बाजरा होता है, बेसिकली खरीफ की फसल है, ठीक है। शुष्क जलवायु में होता है। राजस्थान का जो इसमें रैंक है वो फर्स्ट है देश का, ऑलमोस्ट 44.5% या 44.66%, 44.6% जो है ये राजस्थान उत्पादन करता है। राजस्थान में देखा जाए अलवर में सबसे ज़्यादा बाजरा होता है, उसके बाद जयपुर में होता है। सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न भी यही है, बाजरा ही है, ध्यान रखना है आपको। सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है, बाजरा है। बाजरे का जो अनुसंधान केंद्र है वो बाड़मेर में है।
बाजरे का अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में है। उत्कृष्टता केंद्र आपका जोधपुर में है। सर्वाधिक बोए भी बाड़मेर में जाएगा। ये तो आप और नॉर्मल से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि बाड़मेर का अनुसंधान केंद्र, रिसर्च सेंटर अगर यहाँ पे बाड़मेर में है तो ये बोया भी ही जाता है। ठीक है, उत्पादन में बात करते हैं तो अलवर फर्स्ट आता है, उसके बाद जयपुर फर्स्ट आता है। ठीक है, उत्कृष्टता केंद्र आपका जोधपुर में है। ठीक है, अब इसकी किस्में कौन कौन सी है? देखो, कुछ फसलें ऐसी हैं जिनकी किस्में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। बाजरा चूँकि एक प्रमुख खाद्यान्न फसलों में आता है तो इसकी किस्में भी याद करना जरूरी है आपको। इसकी किस्में राजस्थान, जैसे राज 174 नॉट, राज 171, कंपोजिट 383, पूसा और मोती। ठीक है, देखो मैंने इनको इस तरह अरेंज किया है कि आपको याद करने में दिक्कत नहीं है। जैसे कि किसी एक नाम है उसके साथ कुछ नंबर लगा हुआ है, जैसे राज 171। ठीक है, एक ये हो गया। कंपोजिट 383, एक ये हो गया। फिर केवल नाम वाली कौन कौन सी किस्में? पूसा और मोती। फिर कुछ साइंटिफिक टाइप के नाम है, RCB2, HB2, RHB30 और RCB 911। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये बाजरे की किस्म, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये एक तरह से स्टिकी नोट की तरह की आपके चीज़ें हैं, आपको याद हो जाएंगी बार बार देखोगे तब। ठीक है, नाउ मक्के की बात करेंगे तो ये भी खरीफ की फसल है। इसको पैदा होने के लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए। लाल पर्वतीय मृदाओं में ज़्यादा होती है ना, और शुष्क अर्धशुष्क मौसमों में दोनों में हो जाती है। राजस्थान इसमें राजस्थान की रैंक जो है 10th है इसमें। ठीक है, राजस्थान जो है 10वें नंबर पे आता है इसमें। नाउ चित्तौड़ में सबसे ज़्यादा मक्का होती है, उसके बाद भिलवाड़ा का नंबर आता है। ठीक है, पहला चित्तौड़ है, उसके बाद भिलवाड़ा है। अनुसंधान केंद्र की बात करें तो वो बांसवाड़ा के अंदर है आपका इसका। माही कंचन और माही धवल ये इसकी प्रमुख किस्में हैं। ये जो बेसिकली अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा ने बनाई है। माही कंचन और माही धवल, ये जो है माही कंचन और माही धवल, ये बांसवाड़ा ने जो अनुसंधान केंद्र है उसने डिजाइन करी है। ठीक है, इसके बाद की किस्मों की बात करें तो मेगा, नवजोत, मोती कंपोजिट, गंगा 11 और W126 और अरुण। ठीक है, ये भी मक्का की जो है किस्में हैं बेसिकली। ठीक है, नाउ अगले पे मूव करते हैं तो चावल की बात करते हैं। चावल का लास्ट टाइम पूछा भी गया था वीडियो के एग्जाम में कि इसकी 2 किस्मों का नाम दिया गया था और पूछा गया था कि ये किस ये इसमें से चावल की किस्म कौन सी है, ऐसा कुछ पूछा गया था। ठीक है, नाउ चावल एक खरीफ की फसल आप सब जानते हैं। 20 से 30 डिग्री तापमान इसको चाहिए होता है। चिकनी दोमट मिट्टी में इसकी पैदावार होती है। नम जलवायु इसको चाहिए होती है। चावल का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में है। ठीक है, आपका मक्का का अनुसंधान केंद्र भी आपका बांसवाड़ा में है, चावल का भी वही है। उत्पादन में फर्स्ट बूंदी है। बूंदी जिला जो है पहले नंबर पर आता है। हनुमानगढ़ इसमें 2nd नंबर पर आता है चावल उत्पादन में। गोल्डन राइस बहुत बार भारत सरकार के ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहाँ पे गोल्डन राइस को प्रमोट करने की बात की जाती है। बेसिकली इसलिए की जाती है ताकि खाद्य सुरक्षा सरकार का फोकस रही शुरू से ही। बट अब खाद्य सुरक्षा तो चूँकि कंप्लीट हो गई है, लगभग वो सबको खाना मिलता है आज, है ना। बट आज पोषण सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। क्या है? पोषण सुरक्षा। तो पोषण सुरक्षा को निश्चित करने के लिए क्या होता है कि ऐसे कुछ ब्रांड होती है, ऐसी कुछ अच्छी वैरायटी वाली चीज़ें होती हैं जो अगर वो सरकार प्रोवाइड कराए, है ना, बच्चों को, या अगर फिर जो भी लोअर जो मिडिल क्लास में आते हैं उनको, तो उनकी जो पोषण सुरक्षा भी निश्चित हो सकती है। क्योंकि अपर क्लास तो खुद से परचेज करके उसको फिल कर सकता है, बट लोअर क्लास नहीं, या फिर जो BPL में आते हैं या ऐसे नीचे जो बेस लाइन से नीचे आते हैं उनके लिए। ठीक है, विटामिन A से पूर्ण होता है गोल्डन राइस। ठीक है, नाउ इसकी कुछ किस्में हैं: करुणा, जया, पद्मा, कांची, कृष्णा, बाला, रत्ना, पूसा और बासमती और माही सुगंधा। ये माही सुगंधा लास्ट टाइम पूछा गया था। ठीक है, तो आपको याद रखनी है। करुणा, जया, पद्मा, कांची, कृष्णा, बाला, रत्ना, पूसा, माही सुगंधा, बासमती, ये चावल की किस्में हो गई। ठीक है, नाउ इसके बाद अपन चलते हैं 2 और है इसमें फसलों में, खाद्यान्न फसलों में जवार। ठीक है, जवार आपका खरीफ की फसल है। 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसको तापमान चाहिए। उष्ण गर्म जलवायु में इसकी पैदावार होती है। राजस्थान 3rd नंबर पर है इसमें, है ना। 14.87 8.87% जो है जवार राजस्थान पैदा करता है। ठीक है, अनुसंधान केंद्र इसका वल्लभनगर उदयपुर के अंदर है। ठीक है, उत्पादन में फर्स्ट जिला जो है वो अजमेर है, उसके बाद भिलवाड़ा का नंबर आता है। ठीक है, जवार और खरीफ उसमें जवार और मक्का दोनों में ही भिलवाड़ा की स्थिति 2nd नंबर पे है, और जवार में अजमेर जो है फर्स्ट रैंक पर आता है। किसमें इसकी कौन कौन सी है? SPV 96, 245 और राजस्थान चरी 1। ये जो है आपकी क्या होगी, इसकी किस्में होगी। जो एक रबी की फसल है। ठीक है, 50 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड जो इसकी वर्षा इसकी नीड होती है। ठीक है,
50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए होती है। 10 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसकी तापमान की आवश्यकता होती है। शुष्क और अर्धशुष्क दोनों मौसमों में हो जाती है। जयपुर इसमें फर्स्ट है जो में, ठीक है। गंगानगर आता है सेकंड पे। इसकी किस्में हैं ज्योति, किरण, RD 290, 2907 और 2899, ठीक है। तो देखो ये अपनी होगी बेसिकली खाद्यान्न फसलें होगी। देखो अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं तो बेसिकली आपको 3 4 5 फसलें याद रखनी मोटी है, जो मुख्य फसलें हैं वो। और इनमें क्या क्या याद रखना है आपको, बेसिकली पूछा ये जाता है कि आपको इनका अनुसंधान केंद्र याद होना चाहिए, है ना। कुछ किस्में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और मिट्टी वगैरह तो इतनी नहीं पूछी जाती, बट मेनली ये पूछा जाता है कि इनका अनुसंधान केंद्र और उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे है, इनकी कौन कौन सी किस्में मुख्य हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सा जिला फर्स्ट पे है, कौन सा जिला उत्पादन में फर्स्ट पे है, तो 3 4 टाइप के क्वेश्चन है वो इनसे पूछे जाते हैं। इन चीज़ों को आप बार बार देखोगे ना तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। शुरू में लगता है कि बहुत ज़्यादा होगी, बट ये चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है ना। अपन चलेंगे व्यावसायिक फसलों पर। व्यावसायिक फसलें तो बहुत ज़्यादा कम है। तो पहली तो आती है कपास, ठीक है। कपास की जब बात करते हैं तो ये बेसिकली इसको तापमान की आवश्यकता इसकी होती है 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड की। हल्की काली मृदा में ये ज़्यादा अच्छी होती है। उष्णकटिबंधीय जलवायु में ये जो फसल बोई जाती है। इसकी भी कुछ किस्में हैं, जैसे कि विकास, विक्रम, विजय, नर्मदा, गिरनार, दिग्विजय, वराह लक्ष्मी, ठीक है। PST 9, राज, HH 16, RS 875, ठीक है। कपास की बेसिकली 2 टाइप की कपासें होती है। जो छोटे रेशे वाली कपास होती है वो इंडियन कपास है बेसिकली, और बड़े रेशे वाली कपास जिसको नरमामी बोलते हैं वो अमेरिकन कपास है। हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में ये कपास ज़्यादा बोई जाती है। तो कपास की 2 किस्में होती है। ये पूछते हैं डायरेक्टली कि भारतीय कपास किस तरह की होती है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। छोटे रेशे वाली कपास जो होती है वो भारतीय कपास होती है ना। बड़े रेशे वाली कपास जिसको नरमाई बोलते हैं वो अमेरिकन कपास कहलाती है, ठीक है। नाउ गन्ने के बारे में जब बात करेंगे तो गन्ना बेसिकली 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में जो है ये पाया जाता है, ये होता है। इसकी पैदावार करने के लिए 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए। उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है। दोमट लवण युक्त सोइल में, लावा युक्त सोइल में इसकी पैदावार होती है। गंगानगर पहले स्थान पर आता है गन्ना उत्पादन में, और चित्तौड़ जो है सेकंड नंबर पर है। इसकी कुछ 2 किस्में हैं, को है ना, क्रो 149, 449 एंड 526, 527, ठीक है ना। 2 चीज़ें और है, तंबाकू के उत्पादन में जालोर फर्स्ट है, अफीम के उत्पादन में चित्तौड़ फर्स्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। तंबाकू एक पेय फसल है, मैंने आपको पहले भी बताया। तंबाकू कौन सी फसल है, एक पेय फसल है, ठीक है। और अफीम के उत्पादन में चित्तौड़ का जो है पहला स्थान है, ठीक है। इसके बाद देखो कुछ छोटे नोट हैं, जो कि जैसे कि फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, कहाँ पे कौन सी, क्योंकि जब खाद्य फसलों की जब बात करते हैं, खाद्य फसलों की अपन बात करेंगे तो इसमें एक तो अन्न तो आता ही आता है, ठीक है। इसके बाद मसाले भी इसमें आते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। मसाले भी इसमें आते हैं। तो जब अपन इनकी बात करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करेंगे। 3 4 निमोनिक्स है वो आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी, मेथी के उत्पादन में बीकानेर का जो पहला स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। मेथी के उत्पादन में बीकानेर का पहला स्थान है। लाल मिर्च सबसे ज़्यादा सवाई माधोपुर में होती है। लहसुन आपके 12 डिस्ट्रिक्ट में होता है। अजवाइन आपके चित्तौड़गढ़ में है। तुलसी चित्तौड़गढ़ में है। हरी मिर्च सवाई माधोपुर में है। हल्दी का उत्पादन बीकानेर में ज़्यादा होता है, ठीक है। सौंफ आपकी सिरोही में है। अदरक का उत्पादन आपके डूंगरपुर में होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जीरा जोधपुर, ये आपको ध्यान रखना है। धनिया है जो आपका झालावाड़ में होता है, ठीक है। नाउ एक चीज़ नोट है यहाँ पे, 3 नोट लगा रखें कि अग्रणी जिला कौन सा है। मसाले उत्पादन में सबसे ज़्यादा अग्रणी जिला है आपका 12, ठीक है। 12 डिस्ट्रिक्ट आपकी मसाला उत्पादन में सबसे ज़्यादा आगे है, ठीक है। इसके बाद मसाला पार्क, ये तो भी पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। मसाला पार्क आपका मथानिया जोधपुर के अंदर है, और एक रामगंज मंडी कोटा के अंदर भी है, ठीक है। राजस्थान बेसिकली मसाले उत्पादन में सेकंड नंबर पे आता है। मसाले उत्पादन में जो मसाला उत्पादन में राजस्थान की जो पोजीशन है वो है सेकंड, ठीक है। MP आता है फर्स्ट नंबर पे जो है MP आता है। कभी कभी ये आइडिया लगा सकते हैं अपन कि मसाले तो साउथ इंडिया में ज़्यादा होते हैं, ऐसा नहीं है। राजस्थान में मसाले सेकंड नंबर पे होते हैं, ठीक है, और पहला तरह इवन MP है, ठीक है ना। इसके बाद अपन बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, जैसे कि पान मेथी आपकी नागौर की फेमस है, ठीक है। लाल सुर्ख मिर्च आपकी मथानिया की फेमस है। खरीफ फसलों में सर्वाधिक क्षेत्र जो है बाजरे का होता है, बाजरे का। खरीफ की फसलों में अपन ये जो जिन क्षेत्रों में बाजरा नहीं होता है वो लोग वो बच्चे ये सोच सकते हैं कि हमारे तो यहाँ पे मक्का सबसे ज़्यादा होती है ना, तो मक्का ही ज़्यादा होती होगी ऑलमोस्ट, अगर खरीफ की फसलों में सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र में तो ऐसा नहीं है। बाजरा सबसे ज़्यादा बोया जाता है राजस्थान के अंदर, और खरीफ की फसलों में सबसे ज़्यादा बोया गया क्षेत्र ही बाजरे का ही होता है इवन, ठीक है। रबी की फसलों में सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र होता है गेहूं का, ये तो यूनिवर्सल चीज़ है, सभी जगह गेहूं ही होता है, तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है।
बंजर और व्यर्थ भूमि में सर्वाधिक बोए का क्षेत्र जहाँ होता है वो बेसिकली जैसलमेर जिले में होता है। राजस्थान का नागपुर किसे बोलते हैं? झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे खट्टे फलों की खेती होती है, ये आपको ध्यान रखना है। खट्टे फलों की खेती यहाँ पर भी होती है। देश की प्रथम किसान रैली देवमाली महाराष्ट्र से लेकर के दाना बिहार के बीच में निकाली गई थी। राजस्थान की प्रथम पुष्प मंडी मोहाना मंडी आपके जयपुर के अंदर है, ठीक है। प्रथम ऑर्गेनिक मंडी जो आपकी डूंगरपुर के अंदर है, ऑर्गेनिक मंडी, ऑर्गेनिक जो फार्मिंग उसको बड़ा चूंकि उसकी बड़ी डिस्कशन रहती है, बड़ी चर्चाएं रहती है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की मंडी भी है। ऑर्गेनिक मंडी जो है बेसिकली आपका डूंगरपुर में है ना, कहाँ पे है? डूंगरपुर में। इसके बाद चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था जयपुर के अंदर है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था आपके कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है, ठीक है ना। इसके बाद में कुछ फल और सब्जियों की बात करेंगे कि फल और सब्जियों में कौन कौन से, क्योंकि अपन ने मसालों की बात कर ली है ना, अन्न की बात कर ली, जो भी आपके फसलें उनकी बात कर ली। इसके बाद में फ्रूट और वेजिटेबल की बात करते हैं। तो आलू में आपका धौलपुर जिला फर्स्ट है, प्याज में आपका सीकर, टमाटर में आपका जयपुर, और टमाटर और मटर दोनों में आपका जयपुर है। मौसमी और माल्टा में आपका गंगानगर, और दोनों में गंगानगर है। किन्नू में आपका है हनुमानगढ़, आम उत्पादन में आपका 12 से सबसे ज़्यादा है, ठीक है। नींबू में आपका पाली है, ठीक है, नींबू में पाली। संतरा झालावाड़, इसीलिए झालावाड़ को जो संतरा उत्पादन झालावाड़ में ज़्यादा था, इसलिए इसको राजस्थान का नागपुर भी बोलते हैं, राजस्थान का नागपुर भी इसको बोलते हैं अपन, ठीक है ना। कपास, फसलों के कुछ उपनाम हैं, कुछ फसलों के कुछ विशेष उपनाम दिए गए हैं, ठीक है, एक मिनट। कपास को बोलते हैं सफ़ेद सोना, वाइट गोल्ड, किसको बोलते हैं? कपास को। जवार, इसको सोरगम बोलते हैं, जवार को सोरगम, और गरीब की रोटी। अब आप एक बार बताओ, क्वेश्चन मैं पीछे से पूछ लेता हूँ, जवार में फर्स्ट रैंक किस जिले की है और मक्का में फर्स्ट रैंक किस जिले की है? आप ये बताओ मेरे को। तो मैं बताऊँ आपको, जवार की जो है फर्स्ट रैंक है बेसिकली अजमेर की है, अजमेर में जवार सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद भीलवाड़ा में होता है। मक्का में जो है बेसिकली आपकी फर्स्ट रैंक वो चित्तौड़गढ़ की है, ठीक है। इसके बाद आपका भीलवाड़ा आता है, इसमें सेकंड रैंक ना। ईसबगोल जिसे गोडवाड़ क्षेत्र की घोड़ा रोटी या घोड़ा जीरा ही बोलते हैं इसको ना, घोड़ा जीरा बोलते हैं, ठीक है। मूंगफली, गरीब का बादाम बोलते हैं इसको। अफीम, जिसको काला सोना बोलते हैं। ब्लैक गोल्ड बोलते हैं किसको? अफीम को। मक्का, अनाज की रानी कौन है? मक्का, ठीक है ना। इसके बाद अगर अपन बात करें तो प्रमुख मंडियाँ की, प्रमुख मंडी भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, मंडी के कौन सी मंडी कहाँ पे है, ठीक है, तो वो चीज़ अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी। तो जीरा मंडी आपकी जोधपुर और मेड़ता में है, जीरा मंडी जोधपुर और मेड़ता नागौर के अंदर है, ठीक है। मूंगफली की मंडी आपके बीकानेर के अंदर है, ठीक है। किन्नू बेसिकली गंगानगर में इसकी मंडी है। किन्नू का उत्पादन में सबसे पहला जिला है वो है आपका बेसिकली हनुमानगढ़, है ना, हनुमानगढ़ आपका जिला है, ठीक है। ईसबगोल में आपका भीनमाल पहला है, ठीक है, भीनमाल जालोर के अंदर। मेहंदी आपकी सोजत की फेमस, आपको पता है, और मंडी भी वहीं है इसकी। फूल मंडी आपकी पुष्कर में है, ठीक है, पुष्कर जिले में है, पुष्कर जो अजमेर के पास स्थित है वहाँ पे है। टमाटर मंडी आपकी बस्सी जयपुर के अंदर है। संतरा मंडी आपकी भवानी, संतरे के लिए जो मंडी है वो प्रमुख आपकी भवानी मंडी झालावाड़ है। लहसुन की जो मंडी है आपके छिपा बड़ौद बारा के अंदर। प्याज की मंडी जो है आपकी अलवर और सीकर के अंदर है, ठीक है। धनिया की मंडी आपकी रामगंज कोटा के अंदर है, ठीक है ना। मिर्च मंडी आपकी है मथानिया जोधपुर के अंदर। ये तो बहुत, ये अभी लास्ट टाइम पूछा भी गया था लास्ट एग्जाम में, ठीक है ना। इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदुओं के रूप में आपका पहला है दलहन में बेसिकली राजस्थान का 3rd स्थान है ऑल ओवर इंडिया। राजस्थान का जो तीसरा स्थान है। दलहन है बेसिकली इनकी बेसिकली फीचर होता है कि ये उर्वरता को बढ़ाती है। जब आप दालें मिट्टी में बोते हो तो इससे उर्वरता बढ़ती है, क्योंकि राइजोबियम नाम का जो जीवाणु होता है वो बेसिकली आपकी नाइट्रोफिकेशन की प्रक्रिया को तेज़ करके जो है उर्वरता बढ़ाने का कार्य करता है, नाइट्रोजन की मात्रा को मिट्टी में बढ़ा देता है, ठीक है। अरहर भी एक दाल है, बट ये बेसिकली इसका अपवाद है जो उर्वरता नहीं बढ़ाती है। अरहर जो बेसिकली एक दाल है बट ये उर्वरता नहीं बढ़ाती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देश के कुल खाद्यान्न में बेसिकली 13.88% दलहन, ठीक है, होती है, ठीक है। फर्स्ट इसमें नागौर है दालों के उत्पादन में, दूसरा है आपका चूरू, ठीक है ना। तिलहन की बात करते हैं अपन, तो राजस्थान पहला है तिल के उत्पादन में। राजस्थान में ऑलमोस्ट देश का जो है 22.78%, 22.78% जो आपका है तिल होते हैं। लूणकरण बीकानेर को राजस्थान का राजकोट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मूंगफली होती है। तिलहन का जो उत्पादन जो होता है बेसिकली बीकानेर में सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद गंगानगर का स्थान आता है ना। सरसों और राई की भी बात कर लेते हैं साथ में अपन, तो बेसिकली राजस्थान का पहला स्थान है सरसों और राई के उत्पादन में,
सरसों और राई के उत्पादन में देश का ऑलमोस्ट ये बेसिकली 46.13% जो है आपका राई और सरसों का उत्पादन जो है राजस्थान के अंदर होता है। पहला जिला जो है सरसों राई के उत्पादन में श्री गंगानगर है, दूसरा है आपका अलवर, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक चीज़ गंवार के बारे में एक चीज़ बोली जाती है, राजस्थान का पहला स्थान है गंवार के उत्पादन में भी, जो 90.36% जो आपका राजस्थान उत्पादन करता है। ऑलमोस्ट गंवार का उत्पादन केवल राजस्थान में होता है, ये समझ लो आप। 90% तो हो ही रहा ना, 10% कहीं और अदर स्टेट में होता होगा, ठीक है। तो पहला फर्स्ट जो जिला है वो हनुमानगढ़ है, दूसरा आपका बीकानेर है, ठीक है। ये आपको सरसों और राई के बारे में ध्यान रखना है ना। अब लास्ट में अपन सबसे जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बच गए उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पे कि हाँ, जैविक कृषि के बारे में कुछ क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछते हैं। तो जैविक कृषि बेसिकली क्या है? ये बेसिकली एक परंपरागत कृषि का प्रकार है। परंपरागत कृषि का मतलब ये नहीं कि अपन जैसे पहले कैसे करते थे, पहले आप खाद का इस्तेमाल नहीं करते थे, है ना। खाद वगैरह है जो जिस तरह के आज यूरिया वगैरह आते हैं अभी फ़िलहाल, इन चीज़ों का इस्तेमाल पहले नहीं करते थे। पहले जो गाय का गोबर होता था, है ना, उसी से खेती की जाती थी। तो ये उस प्रकार का प्रकार है, ठीक है। तो कृषि का वह प्रकार जो बेसिकली परंपरागत टाइप का है, ठीक है ना। भारत में प्रथम जो जैविक राज्य है वो बेसिकली आपका सिक्किम है ना। प्रथम जो जैविक राज्य आपका सिक्किम है। और एकमात्र जैविक जो यूटी है आपकी, जो एकमात्र यूटी है वो कौन सी है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आपका एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो एकमात्र जैविक है, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो एक राजस्थान की अगर बात करें, भारत के स्तर पर तो ये हो गई, ठीक है। राजस्थान के स्तर पर बात करें तो पहला जैविक जिला कौन सा है? डूंगरपुर है। जैविक गांव की बात करते हैं तो दादिया है। इसके बाद उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है जैविक कृषि का? झालावाड़ के अंदर है, ठीक है। ये है आपके झालावाड़ में ना। इसके बाद अपन बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कि राजस्थान राज्य बीमा निगम लिमिटेड जो 1978 में बना, जिसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है। इसके अधीन 7 कृषि फार्म है। वो कौन कौन से हैं? तो इन पर नज़र डालिए। पहला है आपका कल्याणपुरा भिलवाड़ा के अंदर है, कल्याणपुरा भिलवाड़ा। दूसरा और 3 जो आपके गंगानगर के अंदर है, कौन कौन से? जेतसर, पदमपुरा और बरौर, ठीक है। ये आपके 3 गंगानगर के अंदर है। एक आपका 12 के अंदर है कवई, एक झालोर के अंदर है सांथू, और एक है आपका फ्रांसिया टोंक के अंदर है, ठीक है, टोंक के अंदर, ठीक है ना। एग्रीकल्चर की चूंकि बात हो रही है तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन कौन से एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय हैं उनकी बात करते हैं। तो स्वामी केशवानंद यूनिवर्सिटी आपकी बीकानेर के अंदर है। महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी आपकी उदयपुर के अंदर है। श्री कर्ण नरेंद्र ये आपका है यूनिवर्सिटी जो है आपकी जयपुर के अंदर है, ठीक है ना। उत्कृष्टता जो आपके अनुसंधान केंद्र उनके बारे में बात करें, क्योंकि कई बार ये पूछा कि क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय सरसों एवं राई का जो अनुसंधान केंद्र वो आपका भरतपुर के अंदर है। बाजरे का जो अनुसंधान केंद्र वो आपका बाड़मेर के अंदर है। मक्का और चावल के बारे में ये अनुसंधान केंद्र आपके बांसवाड़ा के अंदर है, जो अपन ने पहले भी पढ़ लिए हैं इनको, ठीक है। इसके बाद जवार का जो उत्कृष्टता केंद्र अनुसंधान केंद्र वो आपका वल्लभनगर उदयपुर के अंदर है, ठीक है, वल्लभनगर उदयपुर के अंदर है। ईसबगोल काजरी केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र और आफरी ये भी आपका जोधपुर के अंदर है। ईसबगोल का अनुसंधान केंद्र, काजरी और आफरी ये आपका अनुसंधान केंद्र है। ये दोनों शोध संस्थान है। ईसबगोल आपको पता है एक फसल है, ठीक है। बेर और खजूर का जो अनुसंधान केंद्र है वो आपका जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। एक शुष्क बागवानी जो अनुसंधान केंद्र है वो आपका बिछावल बीकानेर के अंदर है। बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र आपका तबीजी अजमेर के अंदर है। तो ये मुख्य आपके जो अनुसंधान केंद्र वो हो गए, ठीक है ना। इसके बाद 2 चीज़ें और हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय भूमि नियोजन ब्यूरो है ना। लैंड यूज जो ब्यूरो है बेसिकली वो आपका उदयपुर के अंदर है। और राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो की जो आपका मुख्यालय है वो भी आपका उदयपुर के अंदर। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण सोइल वाला है ना, आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये सोइल सर्वेक्षण। और आपका भूमि नियोजन लैंड यूज इसका मुख्यालय आपका उदयपुर के अंदर है, ठीक है ना। इसके बारे में कुछ लास्ट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेंगे। 4 चीज़ें बहुत बार पूछी जाती है, इस बार भी पूछने के चांसेस ज़्यादा है। कारण उसका ये कि ये एवरग्रीन चीज़ है ना, एवरग्रीन चीज़ है, ठीक है। तो आर्द्र भूमियाँ चूँकि आजकल बहुत सारी अभी राजस्थान में कम से कम 4-5 आर्द्र भूमियाँ हो गई हैं, ठीक है। तो आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस जो आपका है 5 जून को मनाया जाता है, सबको पता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं इस क्वेश्चन को, रिपीटेडली पूछते हैं। 16 सितंबर। पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, 22 अप्रैल। तो ये आपका बेसिकली जो है राजस्थान की खाद्य और व्यावसायिक फसलों के बारे में एक मोटा पूरा लेक्चर हो गया। एक वेरी शॉर्ट वीडियो है बट आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसमें कवर देखने को मिलेगी आपको। बाकी
आने वाले टाइम में जो भी जितने भी आपके 16 टॉपिक बचे हैं उनकी क्लासेस भी इस पर डेफिनेटली आने वाली है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसकी सारी कंटेंट PDF कोई किसी को रिटर्न करने की जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, आप इसको आराम से बैठ के देख लीजिए, रिविजन के तौर पर इसको देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।